कार्यक्रम आंखें में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको रूबरू कराएंगे प्रदेश में बढ़ते ठंड के हालात से। साथ ही आपको दिखाएंगे कि उम्र के पड़ाव पर क्यों जरूरत पड़ती है लोगों को वृद्धा आश्रम की, और चर्चा करेंगे समाज में महिलाओं की स्थिति पर। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रदेश का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। यूं तो ठंड का असर सभी लोगों पर समान रूप से पड़ रहा है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक छत भी मयस्सर नहीं है और बेबस हैं इस कड़ाके की ठंड में हड्डी कपा देने वाली सर्द हवाओं को झेलने के लिए। पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। बिहार का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। लोग ठंड की मार झेलने को विवश हैं। पटना में ठंड कुछ इस कदर बढ़ गई है कि देर शाम होते ही लोग रजाइयों में दुबकने को मजबूर हैं। देर सुबह लोग जरूरत होने पर ही घरों से निकलते हैं। वहीं इसी परिदृश्य से दूर शहर में एक आबादी ऐसी भी है जो खुले आसमां तले रात गुजारती है। इनके पास ना तो गर्म रजाई है और ना ही गद्दे और ना कोई छत। ओस, शीतलहर, कोहरा सब कुछ इन्हें झेलना पड़ता है। दरअसल ये उनकी बेबसी है। राजधानी में आवास महंगे हैं, इसलिए रिक्शा चलाने वाले व तमाम मजदूर, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। यहीं रहते हैं रात में, ठंडी में, इस ठंडी में। यहाँ ठंडा में मरते हैं बाबू, रात भर मरते हैं, क्या करें। हाँ, यही रहते हैं। आप रात में बाहर ही सोते हैं, इधर ही सोते हैं? ये पर सोते हैं। क्यों? ठंडा, घर द्वार नहीं। रोड पर सोते, झोपड़ पर सब नोच दिया। कौन नोच दिया? सरकार साहब। क्या नोच दिया? हाँ, ठंडा में, ठंडी में। हाँ, कुछ दिया? कंबल कुछ नहीं दिया। आग उग जलाने के लिए कुछ नहीं दिया। यूं तो हमें गर्म में रहने की आदत है। मई जून की गर्मी जहां इतनी होती है, वहीं दिसंबर और जनवरी की ठंड भी कुछ कम नहीं होती। ठंड का कुछ ऐसा आलम है, सुबह घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत होती है और दिन भर ठंडी हवा चलती रहती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जम्मू व अन्य राज्यों में होने वाली बर्फबारी का असर सीधे बिहार पर पड़ा है। ठंड का असर प्रदेश के कुछ जिलों में ऐसा पड़ा है कि तापमान 1 से 2 डिग्री तक पहुंच गया। ठंड के कारण कई लोगों की मौतें भी हो गई हैं। इंसान तो ठंड की मार झेल ही रहे हैं, पशु पक्षी भी ठंड के कारण बेहाल हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड है और बिहार में बहुत ज़्यादा है, आउट ऑफ बिहार में नहीं है अभी। पहले से अपने के बहुत काफ़ी ठंडा है। पहले ठंडा नहीं था, अब ठंडा गिरा है तो जैसे कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार में इस बार तो कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है और सही समय पर ठंड भी अच्छी चीज़ है। ठंड पड़नी चाहिए, फसल के लिए, हम लोग के लिए अच्छी बात है, अच्छी है। ठंड के बढ़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दिया है। हमारी गुजारिश है आप सबसे कि ठंड से बचाव करें। ठंड में हो सके तो घरों में रहें और जितने भी तरह की प्रिकॉशंस होते हैं वो सब आप लें। वैसे तो ठंड से सामान्य लोग भी परेशान हैं, किंतु उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। इस हड्डी कपाने वाली ठंड में क्या सावधानियां बरती जाए, आइए जानते हैं। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ठंडी हवाएं, पछुआ हवाएं लगातार बहती रह रही हैं। लोग ठंड से परेशान हैं और अपनी जिंदगी जीने को भी मजबूर हैं। मगर इसी ठंड से किस तरह से बचाव लें और ठंड में होने वाली परेशानियों से किस तरह से अपने आप को बचाएं, इस सब के बारे में जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर शांति सिंह के पास। मैम, ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदेश में और लोग ठंड से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ठंड में किन किन चीज़ों से प्रिकॉशन लें और किस तरह से ठंड को अपने बचाएं और ठंड से होने वाली बीमारियों से किस तरह से अपने आप को बचाएं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। अचानक बढ़ते हुए ये टेम्परेचर से
हमारे बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। ठंडी हवा से बचना है। घर को अच्छे तरीके से बंद करके, खिड़की दरवाजे को बंद करके, बच्चे को अच्छा से रख करके, और ऐसा कोशिश करना चाहिए कि बच्चे बाहर ना जाएं। बूढ़े तो हैं ही हैं, तो वो तो जानते हैं, बहुत समय से उन्होंने अपनी रक्षा की है। लेकिन इस बार का जो ठंड है बहुत ही घातक लग रहा है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, साथ साथ उनका सिस्टम, मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिनको सांस की बीमारी है, जिसको हार्ट का बीमारी है, ब्लड प्रेशर का बीमारी है, इन लोगों को तो और भी अपनी रक्षा की आवश्यकता पड़ती है। लोग बोलते हैं कि ठंडी लग गई है, मगर एक्चुअली में ठंड लगने के सिम्टम्स क्या हैं, और ठंड लग गई है तो लोग किस तरह से, क्या घरेलू उपाय भी करें? अचानक टेम्परेचर के बढ़ने से सांस प्रश्वास का क्रिया बहुत तेज़ होने लगता है, और बहुत ये कपड़ा देने के बाद, कंबल उठाने के बाद भी एक कपी सी आती है, और उसको ठीक करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे हमारा हार्ट पर, हमारे फेफड़े पर, हमारे कान में, हमारी आँख में, और सारे सिस्टम जो हमारे बहुत परेशानी में डाल सकते हैं। इसके लिए तुरंत डॉक्टर का एडवाइस लेना बहुत आवश्यक है। जब टेम्परेचर गिरता है, लोग ठंड से ज़्यादा कपकपाने लगते हैं, तो लोग अलाव जलाते हैं, ब्लोवर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट लोगों पर पड़ रहा है। और लोग कम से कम पानी भी पीते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो लोग पानी का भी उपयोग कम करने लगते हैं। तो ये ब्लोवर का उपयोग कितना ज़्यादा लोगों के लिए है, सही है, या फिर आप एक डॉक्टर की राय क्या कहता है कि लोग इसका यूज़ करेंगे? ब्लोअर चाहे अलाव जो जलाते हैं, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा को डैमेज करता है, ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन का हानि होता है। ब्लोअर चलाने के पहले ये देखना है कि हमारा हवा में कितना ऑक्सीजन है, या हवा में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का भी डर रहता है, जिससे अब बहुत सा आपने देखा होगा कि बहुत सा घर में एक एक परिवार के बहुत सारे लोग का देहांत हुआ है या मरे हैं, इससे कि दूषित हवा जो है, अच्छी हवा जलने लगती है और दूषित हवा चारों तरफ कमरे में फैलता है, खास करके ऐसे कमरे में जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, या अच्छे घर में भी जहाँ पर ब्लोअर चल रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन का जो है ख्याल रखना पड़ेगा। घर की जो महिलाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा पानी के संपर्क में रहती हैं, घर के काम, कपड़े धोने से लेके खाने बनाने तक या बच्चों को नहलाने तक, तो वो पानी से सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहती हैं। तो घर की महिलाओं के लिए किस तरह से वो ठंड से बचे, उनके लिए बस जाते जाते ये जवाब के लिए हम तो आपको बताया ही है कि जो पानी है उसको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि गर्म करके ही उसका उपयोग करें। अगर मान लीजिए कि पानी ठंडा है तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, और उसको गर्म करने के लिए किसी भी विधि से है, हमारे इसमें कल में भी लगाया जाता है हॉट वाटर फ्लो का, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। या जब भी करें पानी, तो पानी का कम उपयोग करने से अच्छा है कि एंटीसेप्टिक को डालें, और एंटीसेप्टिक में ड्राई वॉश जिसको बोलते हैं, और वो करें। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर शांति सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि किस तरह से ठंड में आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसी तरह से ठंड को एंजॉय करिए, मगर सावधानी के साथ। जब ठंड की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग भी हिल जाते हैं, इसलिए ठंड से खिलवाड़ ना करें और जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्यों बेबस हैं बुजुर्ग वृद्धाश्रम में जीवन गुजारने को। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वृद्धाश्रम नाम सुनकर ही एक अलग सा एहसास होता है, किंतु कई लोग ऐसे हैं जो अपनी उम्र के एक पड़ाव पर वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हैं। कभी जिनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वे जब बड़े होते हैं तब अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं? मामा भूत अच्छा लगा, घूमने ना अच्छा होगा, भूत में अच्छा लगा, भाई भतीजे सब अपना है, बेटा बेटी सब बेकार है। बेटा बेटी है? हाँ, बेटा बेटी सब बेकार है। एक भाग गए बिना यहाँ रख के चले गए। आज समय बदल रहा है तो नई पीढ़ी की सोच तथा जीवन जीने की शैली में भी परिवर्तन हो रहा है। इसका सीधा प्रभाव परिवारों पर पड़ रहा है। आज के युवा जीवन में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, फिर चाहे वे अपने माता पिता ही क्यों न हो। आज के युवा को अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, तो बदलती परिस्थितियों में कई विदेशों में बसना चाहते हैं, तो कोई अपने ही देश में भविष्य तलाशता है। इस चक्कर में वो एक जगह टिक नहीं पाते हैं और ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लगने लगती है। सब भागे खूब अच्छे घूम यही है देखने आप ना कोई भी नहीं। बेटी बेटी बेटा में रहा ना, बेटी बेटा में ना आगे बढ़ इंस्पेक्टर रहा, आगे बढ़ बहुत देखा। शहरों में आबादी का केंद्रीकरण और गलाकाट प्रतियोगिता भी अपने बुजुर्गों से दुराव का एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में वे इस बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं और वृद्धाश्रम के रूप में उन्हें समस्या का विकलांग समाधान मिल जाता है। बेचारे बुजुर्ग अपना सारा जीवन और जीवन की सारी कमाई अपने बच्चों पर लुटाने के बाद खाली हाथ और बेबस होकर आश्रम जाने को मजबूर हो जाते हैं और फिर जीवन के बाकी दिन अपने परिवार से दूर रहकर तड़पते रहते हैं, सिसकते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे कृत्य समाज के संपन्न वर्ग द्वारा ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तथाकथित आधुनिकता और बड़ी सोसाइटी के नाम पर इन्हीं लोगों द्वारा आजकल ये बात आम तौर पर सुनने को मिल जाती है कि हमारे समाज में पश्चिमी सभ्यता का असर हो गया है और वृद्धाश्रम भी उसी प्रकृति का एक हिस्सा है। तो देखा आपने, अपनों से दूर, अपने आशियाने से दूर बेबस हैं ये बुजुर्ग इन वृद्धा आश्रमों में रहने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है महिलाओं की हमारे समाज में। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्त्री जीवन का आधार, स्त्री पुरुष का आधा हिस्सा है।
दाम्पत्य जीवन स्तंभ की जननी है, जो पोषण करती है आने वाली नस्लों का, संवारती है आज और आने वाले कल को, जिसके बारे में ना जाने कितनी सारी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई है। यहाँ तक कि धरती को भी हमने माँ, नारी का एक रूप जैसी संज्ञा दी है। ये सारी बातें दिल को कितना सुकून देती है, परंतु आज जो हालात स्त्री की है वो हमें यह सोचने पर विवश कर देती है, उसके साथ हो रहे अपराध हमारे देश में महिलाओं के प्रति अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, ऐसा रिकॉर्ड में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 1998 में ये जानकारी दी थी कि वर्ष 2010 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की विकास दर जनसंख्या वृद्धि दर से कहीं ज्यादा हो जाएगी। बात अगर सरकारी आंकड़ों की करें तो इसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज की गई अपराधों की कुल संख्या का आधा हिस्सा कार्यस्थल पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न से संबंधित था। इसमें खास तौर पर उनके साथ पुरुषों द्वारा धोखे की बात बहुत ज्यादा थी। बहुत से लोग महिलाओं के खिलाफ होती इन घटनाओं के लिए पश्चिमी संस्कृति को दोष देते हैं। लड़कियां कभी भी किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ना चाहती है तो उनके साथ सबसे पहला पड़ाव और सबसे पहला कदम ये उठता है लोगों के नज़र में कि तुम इसके लिए क्या करोगी। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है, मैं तुम्हें ये पोजीशन दूंगा, तुम्हारे पास सब कुछ है, सारी नॉलेजें हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। शर्तें क्या होती है? तो शर्तें बस एक ही चीज़ होती है कि लड़कियों की इज्जत पे बात आती है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। एक रिलेशन अगर कहा जाए तो एक रिलेशन बनाने का मसला सामने आता है, और अगर वो मानती नहीं है तो फिर उनके साथ बहुत तरह की परेशानियाँ आती है उस फील्ड में। तो देखा जाए तो दरअसल सारी जगहों पे हर क्षेत्र में मतलब आपको लड़कियों को लेके ये चीज़, ये धारणा मर्दों के मन में आती है कि चलो मैं ऐसे कैसे मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं, अगर इसके लिए तो तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की परेशानियां मतलब आती ही रहती हैं। अगर किसी से मिला जाए तो लोग शेयर नहीं करती, महिलाएं शेयर नहीं करती हैं कि इस तरह की परेशानी आती है, लेकिन ये आती है, ये मुझे मानना है और मेरा ये मानना है कि ऐसा होता है। किसी ने आवाज़ उठाई कि हमारे साथ ये घटना घटी, तो शुरू में तो पहले उसी को दोष दिया जाता है कि नहीं तुम ही दोषी होगी, तुम ही ने ऐसा किया होगा, तो ऐसा किया होगा। जब तक वो साबित नहीं कर पाती है कि हाँ हमने मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे साथ पहले मेंटली हमको परेशान किया कि तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वो नहीं करोगे तो ऐसा, फिर उसके बाद हमको फिज़िकली भी तंग किया। जब तक वो साबित नहीं करती है तब तक उसको कोई मानने को तैयार नहीं होता है। तो ये चीज़ समाज में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। तो इसलिए चाहिए कि ऑफिसेज में एक काउंसलर हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर वो जाकर अपनी बात कह सके, कि जिसको लोग सुन सके, समझ सके कि हाँ ये सही कह रही है। वर्ष 1997 में एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक मजबूत पक्ष लिया था। दहेज, इसने भी महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा और अपराध के मामलों को काफी हद तक बढ़ाने में मदद की। वर्ष 1997 की एक रिपोर्ट के अनुसार दहेज के कारण प्रत्येक वर्ष कम से कम 5000 महिलाओं की मौत हो जाती है। ये पूर्णतः सामाजिक विसंगति है और भौतिक संसाधनों के प्रति लोगों का लालच, जो दहेज के शक्ल के रूप में नजर आता है। नित नए बन रहे कठोर नियमों के कारण इसमें प्रत्यक्ष कमी तो आई है, लेकिन अब ये अप्रत्यक्ष रूप से लिया और दिया दोनों ही जा रहा है। विवाह समाज की ये थोपी हुई परंपरा, जिसने महिलाओं के प्रति अत्याचारों को बढ़ावा ही दिया। बहुत ही कम उम्र में होते ये विवाह महिलाओं को उनके शारीरिक एवं मानसिक शोषण को दर्शाता है। आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में
कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। इसके अलावा घरेलू हिंसा ने भी महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। बात बात पर होती मारपीट, तनाव और अवसाद ने परिवार की कड़ी को कमजोर बनाने का काम किया है और उनका सबसे अधिक दंश महिलाओं ने झेला। आखिर कब तक ऐसा होगा? हम दुनिया और समाज को इन सब में क्या देना चाहते हैं? महिलाएं जो आधी आबादी हैं, उसे हमारा समाज और हम किस रूप में देखना चाहते हैं, ये तो हमें अब तय करना ही होगा। जिंदगी जीने का हक उसका भी है, आइए उसे भी सम्मान से जीने दें। तो देखा आपने, आज भी हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। आज के अंक में बस इतना ही। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lmcrk2017@gmail.com। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।